अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया हेयर। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था कि किस तरह से फूड के अंदर पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स के अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को बॉडी की यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज़ नोन एज बायो एनर्जेटिक्स। हमने कल एक प्रोसेस पढ़ा था जिसको हमने पीसी सिस्टम कहा था कि ये वो सिस्टम है जिसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है इमीडिएटली, और ये पीसी सिस्टम ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इज़ आइडियल ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज। इसी के साथ हमारे पास एक और प्रोसेस होता है एटीपी के प्रोडक्शन का, विच इज़ नोन एज एटीपी एरोबिक प्रोडक्शन। ये एटीपी एरोबिक प्रोडक्शन एनारोबिक एटीपी प्रोडक्शन जो है वो एनारोबिक हमें क्या बता रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होगी एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम डिवाइड करें तो ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। ये वो प्रोसेस होगा जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी। किस मॉलिक्यूल के अंदर, ये भी हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस ब्रेकडाउन के रिज़ल्ट में जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट होगी, एटीपी की सिंथेसिस में यूज़ होगी, वो हमारे पास जो है इस सारे प्रोसेस के अंदर हम वो पढ़ेंगे। So a second metabolic pathway capable of producing the ATP rapidly without the involvement of oxygen is termed as glycolysis। जिस तरह से PC सिस्टम immediate source of ATP production था, इसी तरह से ये जो anaerobic ATP production है ये भी आपकी immediate source of ATP production है। Glycolysis involves the breakdown of glucose or glycogen। दोनों जो हैं वो almost ये बड़ी फॉर्म है, ये छोटी फॉर्म है। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर ब्रांचिंग सिस्टम बना देते हैं जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो ग्लूकोज होता है। ये ग्लाइकोजन टूटता रहेगा तो एक एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रिलीज होता रहेगा। उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। नाउ ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड, यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 होते हैं। ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल डिवाइड हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। ये पायरोवेट वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, दीज बोथ आर द सबस्ट्रेट्स, जो इनका मेटाबॉलिज्म होगा, जिनका ब्रेक डाउन होगा, कैटाबोलिज्म इन अदर वर्ड्स। ठीक है, ये ब्रेक डाउन होने के बाद या तो पायरोवेट बना देंगे या लैक्टेट बना देंगे। बोथ दीज आर 3 कार्बन कंपाउंड और इनके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे और एक के अंदर कितने कार्बन एटम्स थे। Glycolysis is an anaerobic pathway used to transfer the bond energy from glucose to rejoin the inorganic phosphate to ADP। यानी ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक पाथवे का वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एनर्जी यूज़ की जाती है, वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड दिस रिलीज्ड एनर्जी इज़ यूज्ड टू ज्वाइन the inorganic phosphate with the ADP to form the ATP। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को के साथ ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड कर जाता है एंड रिजल्ट्स इन ATP। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस सिर्फ एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये सीरीज़ ऑफ प्रोसेसेस होते हैं और वो उनमें से हर प्रोसेस एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम से कैटालाइज किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की साइट कौन सी है, कहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है? सार्कोप्लाज्म के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। इसकी नेट जो है वो गेन कितनी होती है, इसको भी हम पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ लेंगे। जो हमें नेट गेन मिलता है जो
अमाउंट ऑफ एटीपी मिलती है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं एंड द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और लैक्टेट पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यानी जब ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस शुरू होता है यूजिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो फिर एंड पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट या लैक्टेट मिलेंगे। पूरे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को हम 2 फेजेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ है और दूसरी एनर्जी जनरेशन फेज़ है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ वो फेज़ होगी जिसमें ये साइकिल का वो पहला फेज़ होगा जिसमें एनर्जी जो है वो पहले दी जाएगी और फिर उसके बाद हमें एनर्जी जो है वो मिलेगी। सो फर्स्ट फेज़ इज़ द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़। इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉस्फोराइलेशन होती है, यानी एटीपी के मॉलिक्यूल्स टूट कर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देते हैं टू दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इस तरह से एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के एंड पे हमें जो है वो एनर्जी जो हमने यूज़ की है उसके साथ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिल जाती है। तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिलेंगे या फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टेट मिलेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी कन्वर्ट होंगे इनटू द एटीपी। 2 NAD प्लस जो है वो रिड्यूस होंगे इनटू NADH, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD रिड्यूस हो जाएंगे इनटू द NADH फॉर्म। ग्लाइकोलाइसिस का जो शुरू का फेज़ है जिसको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ कह रहे हैं, उसमें बेसिकली क्या होती है कि एनर्जी सिस्टम के अंदर ऐड की जाती है। एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन के रिज़ल्ट में जो एनर्जी रिलीज़ करेंगे वो रिलीज्ड एनर्जी आपकी फॉस्फोराइलेशन में यूज़ होगी। फॉस्फोराइलेशन क्या है कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूजिंग द 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ये अब क्या है कि ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा ये फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होगा कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा एंड द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल विल बी नोन एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक ये एटीपी यूज़ होगी। उसके बाद हमारे पास एक सब्सटेंस होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है अगेन एटीपी को यूज़ करते हुए फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाते हैं। बोथ दीज आर द एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस। फॉस्फोराइलेशन हम इसको बोलते हैं कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हो रही है टू द ग्लूकोज एंड टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट रिस्पेक्टिवली। अगर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ग्लाइकोजन से शुरू होता है तो फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो एटीपी बनेगी विल बी 3 एंड ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज़ यूज्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्लाइकोजन डज नॉट रिक्वायर द फॉस्फोराइलेशन बाय एटीपी बट इट्स फॉस्फोराइलेटेड बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इंस्टेड। के प्रोसेस सारा वही हो रहा होगा लेकिन जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है वो डिफरेंट सोर्स से आ रहा है। ग्लाइकोजन अगर आप एज अ सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हो तो फिर ऐड होने वाला फॉस्फेट ग्रुप साइटोप्लाज्म से जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर हुआ होगा वो यूज़ किया जाएगा। अगर आप ग्लूकोज यूज़ कर रहे हो तो दोनों जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुए हैं वो एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से लिए हुए फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे। नेक्स्ट इज लास्ट स्टेप्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस आर द एनर्जी जनरेशन फेज। अब एनर्जी जो है वो दी जाएगी।
The two molecules of ATP are produced at each of the two separate reactions near the end of glycolytic pathway. ये जो glycolytic pathway है इसके end के फेज पे हमें अब क्या मिलेंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलेंगे. ये टू यानी टोटल जो होंगे वो 4 होंगे. ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस में जो टोटल नंबर ऑफ ATP यूज़ होंगे वो 2 ATP यूज़ होंगे, जबकि टोटल नंबर ऑफ ATPs प्रोड्यूस्ड आर 4. जबकि नेट के अंदर हम 2 कर देते हैं क्योंकि जो 2 यूज़ हुए हुए होते हैं हम उसको निकाल लेते हैं. ये इस तरह से है कि अगर आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय जितना आपका इन्वेस्ट किया हुआ होता है वो सारे निकालने के बाद जो आपका बचता है वो प्रॉफिट कहलाता है, नेट गेन होता है. ठीक है, तो इसी तरह से ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में भी हमने इन्वेस्टमेंट को निकालने के बाद जितना हमें बचेगा वो हमारा नेट गेन होगा, वही हमारा रिज़ल्ट है. क्योंकि अगर आपने जितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ होता, अगर आपको उतना ही वापस मिले तो प्रॉफिट आपका ज़ीरो है. फिर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो ही क्यों रहा है. ग्लाइकोलाइसिस तो बेसिकली आपको आपकी बॉडी के अंदर ATP के लेवल को मेंटेन करना है, या ड्यूरिंग अगर फंक्शन ATP यूज़ हो रहा है तो उस ATP के लेवल को बढ़ाना है ताकि फंक्शन के टाइम पे ATP बॉडी को अवेलेबल हो. अच्छा जी, अब हमने बात की कि हमारे पास ग्लाइकोलाइटिक का आखिरी जो पाथवे होगा या आखिरी जो फेज़ होगा वो एनर्जी गिविंग फेज़ है, उसमें एनर्जी जो है वो मिलेगी. तो टोटल एनर्जी या नेट गेन हमारा कितना होगा, अगर नेट गेन यूजिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल है या ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस में ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट यूज़ हुआ था तो नेट गेन 2 होगा, और अगर ग्लाइकोजन एज अ सबस्ट्रेट यूज़ हुआ था तो नेट गेन 3 होगा. Hydrogens are frequently removed from the nutrient substrates by bioenergetic pathways and are transported by the carrier molecules. बेसिकली इस सारे प्रोसेस में काम क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स थे या इलेक्ट्रॉन्स थे जो फूड के स्टफ़ के अंदर पड़े हुए थे उनको फूड स्टफ़ से उठाकर हमने अपने कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ लगा देना है. एंड दिस रिलीजेस, ये जो बॉन्ड टूटता है, दिस रिलीजेस एनर्जी. ये एनर्जी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के फॉर्म में स्टोर हो जाती है जिसको हम ATP कहते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के कैरियर मॉलिक्यूल्स अपने अंदर इन हाइड्रोजन को या इन इलेक्ट्रॉन्स को कैरी किए हुए होते हैं. और ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास किए जाते हैं तो फिर ये एनर्जी रिलीज़ करते रहते हैं और इस तरह से ATP बनती रहती है. ये ATP बॉडी के लिए अवेलेबल होती है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन. ये बात हम कल भी पढ़ कर आए थे कि हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, जिन्हें हम NAD+ या FAD कहते हैं. ये NAD+ एंड FAD जो हैं ये क्या करते हैं, कैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं. ठीक है, जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एटम या इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए जाते हैं तो ये उन रिलीज्ड हाइड्रोजन को या इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं और इस तरह से ख़ुद ETC चेन के अंदर यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाने के बाद एनर्जी जो है वो दे देते हैं वाया एरोबिक प्रोसेस. For the chemical reactions in glycolysis to proceed, 2 hydrogens must be removed from the glyceraldehyde 3-phosphate, which then combines with the inorganic phosphate to form the 1,3-bis phosphoglycerate. Now, हमारे पास जो ब्रेक डाउन हुआ था फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट का, ये फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट डिवाइड होगी इनटू 2 मॉलिक्यूल्स हैविंग 3 कार्बन एटम्स. ये दो सिर्फ इनके फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, एक का फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा और दूसरे का कीटोन होगा. डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये दोनों इंटरचेंजेबल फॉर्म्स हैं, यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी एंड ग्लिसरल्डिहाइड डाईहाइड्रोक्सी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. इसके बाद ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, इट मीन्स इसका क्या मतलब है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है. अब अगला स्टेप जो है वो क्या हो रहा है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से कन्वर्जन हो रही है
into 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसी एक मॉलिक्यूल के एक और कार्बन नंबर 1 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। इसकी अटैचमेंट के रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे। ये रिलीज्ड हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिए जाएंगे बाय द NAD+, जो कि रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADH, और साथ में हमारे पास फ्री हाइड्रोजन एटम बच जाएगा, क्योंकि दो इसने रिलीज़ किए थे, एक तो इसने पकड़ लिया, दूसरा जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस रिलीज्ड एनर्जी की यूटिलाइजेशन होगी कि ये जो रिलीज़ हुई थी इस इलेक्ट्रॉन के रिलीज़ होने से, ये रिलीज्ड एनर्जी जो है वो यूज़ की जाएगी बाय द सेल कि ये फॉस्फेट ग्रुप जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, इसको उठा के फॉस्फेट ऐड कर दिया जाए टू दिस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड द न्यू मॉलिक्यूल विल बी नेम्ड एज 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ किए गए, उनमें से एक NAD के साथ आके अटैच हो गया और एक जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर रहा। इसके रिलीज़ होने से, यानी इस इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से जो एनर्जी रिलीज़ की गई थी, वो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ की गई बाय द सेल इन बाइंडिंग द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप विद द ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट टू फॉर्म 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये बात बताई गई है। उसके बाद अपॉन एक्सेप्टिंग द हाइड्रोजन NAD+ is converted into its reduced form NADH. Adequate amount of NAD+ must be available to accept the hydrogen atoms that must be removed from the glyceraldehyde 3-phosphate if glycolysis is to continue. अगर ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू रहना है तो फिर बॉडी के अंदर फ्री NAD+ जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, ताकि ये NAD+ उन रिड्यूस्ड या रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर सकें और NADH बन सकें। अब ये जो NADH बन गया है, ये किस तरह से अब आगे काम करेगा? अगर तो ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द NADH कैन बी शटल्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, कि अब ये NAD+ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चला जाएगा, एरोबिक पाथवे के अंदर चला जाएगा और इस तरह से एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर ये हाइड्रोजन एटम जो है वो पायरोवेट इसको एक्सेप्ट करेगा, इस NADH से लिए हुए हाइड्रोजन को, ये दोबारा NAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा, इस रिलीज्ड हाइड्रोजन को पायरोवेट एक्सेप्ट करके लैक्टेट के अंदर चला जाएगा, कि पायरोवेट इस NADH को दोबारा से जो है वो NAD+ फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा एंड दिस एंजाइम इज़ this reaction is catalyzed by an enzyme known as lactate dehydrogenase. Now वो कह रहा है कि ये जो लैक्टेट फॉर्मेशन है ये रिसाइकलिंग ऑफ NAD+ के लिए ज़रूरी है, यानी अगर ये लैक्टेट फॉर्मेशन नहीं होगी, लैक्टेट नहीं बनेगा तो NAD+ अवेलेबल नहीं होगा ग्लाइकोलाइसिस के लिए, ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू नहीं होगी तो आपकी बॉडी को एनर्जी सप्लाई नहीं की जा सकेगी। ये प्रोसेस क्योंकि ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहा, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर रहा, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाउएवर अनदर प्रोसेस यूजिंग या which takes place in the presence of oxygen in mitochondria known as aerobic respiration, ठीक है, या वो पाथवे जिसमें एरोबिकली ATP की प्रोडक्शन होती है। अब हम पढ़ेंगे एरोबिक ATP प्रोडक्शन। एरोबिक ATP प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास प्रोडक्शन के अंदर 2 तरह के साइकिल्स और चेन्स आती हैं, एक सिट्रिक एसिड साइकिल आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है। जो TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल या आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, ये एक ही साइकिल के 3 नाम हैं। इस बेसिकली इस साइकिल का जो पर्पस है वो क्या है, इज़ टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनमें जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं
उनको तोड़ के NAD और FAD को दे दिया जाए, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए। द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल इज़ दैट हाइड्रोजन कंटेन द पोटेंशियल एनर्जी इन द फूड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि ये हम हाइड्रोजन एटम की बात क्यों करें, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी किए हुए होता है, और जब वो बॉन्ड टूटेगा तो उस बॉन्ड के टूटने के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज़ की जाएगी। और हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि बायो एनर्जेटिक्स में जो फूड के अंदर केमिकल एनर्जी होती है उसको हमने अपनी फॉर्म में ATP की फॉर्म में स्टोर करना है। ठीक है, तो TCA साइकिल का हमने ये पर्पस पढ़ा कि सारे हाइड्रोजन एटम्स को जो है उसने ब्रेक कर देना है फ्रॉम द कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और उन हाइड्रोजन एटम्स को NAD+ एंड FAD को दे देना। नाउ दीज NADH एंड FADH फॉर्म्ड substances are taken up by the electron transport chain। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक बिल्कुल सीढ़ियों के स्टेप की तरह का प्रोसेस है, फ्रॉम हायर पॉइंट टू द लोअर पॉइंट। ऊपर से आप नीचे आएंगे, NAD और FAD इन स्टेप्स से पास करता रहेगा, और एंड पे हमारे पास एक एक्सेप्टर होता है जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। वो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और वाटर बन जाता है। इस तरह से हम इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें हमारे पास एरोबिक वे में ATP की प्रोडक्शन हो रही है, उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो हमने दो प्रोसेसेस पढ़े, एरोबिक ATP प्रोडक्शन में TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। TCA साइकिल क्या करता है कि फूड के स्टफ़ के अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स थे उनको रिमूव करा देते हैं, कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन करा देते हैं। अब इस ऑक्सीडेशन के रिज़ल्ट में इस पूरे साइकिल में बनने वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो NADH एंड FADH हैं। ये NADH और FADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ करते रहते हैं टू फॉर्म द ATP। ये हमारे पास पूरा TCA साइकिल का जो है वो पूरा एरोबिक पाथवे का जो है वो डायग्राम है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। इसका जो रिज़ल्ट होता है वो 2-पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर ये पायरोविक एसिड एरोबिकली आगे इसका मेटाबॉलिज्म होगा तो फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में जाएगा, और एसिटाइल कोएंजाइम ए तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा। उसके रिज़ल्ट में हमारे पास NAD और FAD बनेंगे। ये NAD और FAD जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएंगे, और इस तरह से आपकी रिलीज्ड एनर्जी जो है वो मतलब एनर्जी रिलीज़ होगी, जो कि बॉडी के डिफरेंट सेल्स के फंक्शन को परफॉर्म करने में यूज़ की जाएगी। एरोबिक ATP प्रोडक्शन मल्टी स्टेज प्रोसेस है। इसमें सिर्फ एक स्टेप नहीं होता, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ये सारे प्रोसेसेस बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए साइकिल के अंदर एंटर होता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बनता है बल्कि फैट्स एंड प्रोटीन्स भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाती हैं। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए TCA साइकिल के अंदर एंटर होता है। इस साइकिल में एंटर होने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, और इस तरह से पूरी एनर्जी का साइकिल जो है वो चलता रहता है। सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको एक बायोकेमिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किया था, उसका नाम था हैंस क्रेब्स। और इसमें क्या होता है कि एंट्री इनटू द TCA साइकिल रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम। अब अगर हम याद करें तो हमने ग्लाइकोलाइसिस का जो आखिरी स्टेप पढ़ा था वो था पायरोवेट, और पायरोवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर मज़ीद जो है ये पायरोवेट हमें ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से मिला था। ये पायरोवेट मॉलिक्यूल जो है वो कुछ रिएक्शंस से पास होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देता है, विच इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड। इनमें से पायरोवेट के 3 कार्बन्स में से एक कार्बन जो है वो एज ए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ हो जाएगी। इस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और एक NAD+ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू NADH। ठीक है, इस तरह से ये
एसिटाइल को एंजाइम ए साइकिल के अंदर एंटर हो जाएगा. नाउ वन मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए जो है ये कंबाइन करेगा विद द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट. इसके रिजल्ट में हमारे पास बनने वाला जो कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा वो सिट्रेट है. 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए combines with the 1 molecule of oxaloacetate. The resulting molecule is citrate. किस तरह से कि ये oxaloacetate के पास 4 कार्बन होंगे, एसिटाइल के पास 2 होंगे. 4 + 2 6. तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन a citrate are 6. ठीक है. ये सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरने के बाद अगेन डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो जाएगा, तो पीछे 5 कार्बन कंपाउंड बच जाएगा अल्फा कीटोग्लिसरेट. अल्फा कीटोग्लिसरेट से दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन जाएगा और NADH से NAD+ से NADH बनेंगे इन बोथ ऑफ द स्टेप्स. इसके बाद हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनेगा, सक्सिनाइल से सक्सिनेट में जाते हुए हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ GTP बनता है. ये GTP कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ATP मॉलिक्यूल. सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनेगा, फ्यूमेरेट से मैलेट बनेगा, मैलेट से ऑक्सैलोएसीटेट बन जाएगा. इट मीन्स के साइकिल जो है उसका रॉ मटेरियल दोबारा से सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अवेलेबल है. TCA साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. अच्छा जी, तो हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट अवेलेबल है, दोबारा से एसिटाइल कोएंजाइम इसके साथ कंबाइन करेगा और ये साइकिल शुरू हो जाएगा अगेन एंड अगेन. ठीक है. तो अब हम अगर पूरे TCA साइकिल को की समरी निकालें तो हमारे पास क्या होता है कि 2 कार्बन कंपाउंड साइकिल के अंदर एंटर होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं एक साइकिल के अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनता है, जबकि 3 NADH बनते हैं और एक FADH बनता है. ये जो NADH और FADH हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएंगे और इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिटेल से हम कल पढ़ लेंगे. ठीक है. तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएंगे और एनर्जी रिलीज़ करते रहेंगे और ATP जो है वो हमारी बनती रहेगी. ये था हमारी टोटल समरी. एक NADH से हमारे पास 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं और एक FADH से हमारे पास 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं. तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो FADH जो है वो इतना रिच नहीं होता एज़ कम्पेयर टू द NADH. FADH के पास कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, NADH के पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. The direct formation of GTP in TCA cycle is known as substrate level phosphorylation. ठीक है कि हमारे पास एक हमने पढ़ा था फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस जिसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ ATP हुई थी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हुए थे, ATP ब्रेक डाउन होकर अपना फॉस्फेट जो है वो ऐड कर रही थी टू द मॉलिक्यूल. एक और हमारे पास फॉस्फोराइलेशन होती है जिसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सबस्ट्रेट से ली जाती है, साइटोप्लाज्म से ली जाती है. ठीक है. और वो डायरेक्ट उठा के या जो है वो ग्रुप या वो सबस्ट्रेट डायरेक्टली अटैच कर दी जाती है विद मॉलिक्यूल. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. अभी तक हमने ग्लाइकोलाइसिस TCA साइकिल जो है वो देखा था यूजिंग. अच्छा, एक बात रहेगी कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरोवेट बनते हैं. तो अगर हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 टाइम्स TCA साइकिल रन करेगा. ठीक है. ये बात आपने जब आप MCQs कर रहे होगे तो आपने अच्छी तरह से स्टेटमेंट को पढ़ना है कि कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिए हैं या पायरोवेट लिए हैं. अब हम फैट्स को कंसीडर करेंगे. पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर TCA साइकिल रन कराया, अब हम फैट्स को कंसीडर करके TCA साइकिल पे जाएंगे. फैट्स जो हैं वो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं. ठीक है. और ये आपकी बॉडी के जो एडिपोसाइट्स होते हैं, जो फैट स्टोरेज सेल्स होते हैं, उनके अंदर ये स्टोर होता है. एनर्जी के टाइम जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है और कार्बोहाइड्रेट के स्टोर्स डिप्लेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो ये जो फैट्स हैं ये ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं इनटू 2 स्मॉलर सब यूनिट्स. फैट एक बड़ा यूनिट है. ठीक है. यानी ट्राइग्लिसराइड एक बड़ा यूनिट है जो कि 2 छोटी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. वो 2 छोटी चीज़ें आर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ये फैटी एसिड्स
बेसिकली हम कल पढ़ कर आए थे कि फैटी एसिड्स क्या होती हैं, दीज आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स विद कार्बोक्सिल C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिल ग्रुप ऑन वन एंड ऑफ द चेन। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फैटी एसिड है जिसके पास 16 कार्बन एटम्स हैं। ये फैटी एसिड स्टेप वाइज दो एसिटाइल को 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में देता रहेगा। इस प्रोसेस को हम बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स कैन देन अंडरगो अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, कि अगर एक फैटी एसिड के पास टोटल 16 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं तो ये 16 वाला पहले एक सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरेगा और एंड पे अपना एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में दे देगा। पीछे बचने वाले 14 होंगे। ये 14 वाला फैटी एसिड दोबारा उस साइकिल में जाएगा, सीरीज से गुजरेगा और दोबारा एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में दे देगा। पीछे 12 बच जाएंगे, वो 12 अगेन साइकिल में जाएगा और ये इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब ये जो रिलीज़ होने वाला एसिटाइल कोएंजाइम है ये TCA साइकिल के अंदर एंटर होगा, दोबारा TCA साइकिल शुरू हो जाएगा। इसके रिज़ल्ट में बनने वाले इसके रिज़ल्ट में एक ATP मॉलिक्यूल बनेगा और बाकी जो है NADH और FADH बनेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर चले जाएंगे। अब बचा हमारे पास ग्लिसरॉल। फैटी एसिड को हमने देख लिया किस तरह से TCA साइकिल के अंदर जो है वो जाता है। ग्लिसरॉल जो है उसका क्या होता है कि ग्लिसरॉल जो टूटता है फ्रॉम द फैट्स, वो ग्लिसरॉल ब्लड के थ्रू लीवर तक ले जाया जाता है। लीवर में ये ग्लिसरॉल एज अ सबस्ट्रेट यूज़ होता है इन अ प्रोसेस नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है कि एक नए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है यूजिंग नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। ग्लिसरॉल जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है कि ये ग्लिसरॉल अब ग्लूकोज की सिंथेसिस में यूज़ हो रहा है। ये अब हमारे पास पूरी समरी है। हमने फैट्स को, कार्ब्स को एंड प्रोटीन्स को यूज़ किया फॉर द एसिटाइल कोएंजाइम में। ये एसिटाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल के अंदर जा रहा है। ये अब टोटल लेक्चर की समरी बनने लगी है एरोबिक रेस्पिरेशन की। ट्राइग्लिसराइड डिवाइड हुए इनटू द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में दे रहे थे। ये एसिटाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल के अंदर एंटर होके एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ग्लाइकोजन लीवर एंड स्केलेटल मसल्स के अंदर स्टोर होती है। ये ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज रिलीज़ करती रहती है। ये ग्लूकोज पायरोविक ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर जाता है पायरोविक एसिड के अंदर, ठीक है, यानी पायरोवेट बन जाते हैं। ये पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये लैक्टिक एसिड के अंदर चला जाता है और इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस रिपीट होता रहता है। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो ये पायरोविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर और ये एसिटाइल कोएंजाइम TCA साइकिल के अंदर। नाउ प्रोटीन्स। अब हमें पता है कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं, अपने सब यूनिट जिसको हम अमाइनो एसिड बोलते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स अल्फाजेनिक ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होंगे जो ब्रेक डाउन होने पे ग्लूकोज बनाएंगे, फॉर एग्जांपल एलानिन, अस्पार्जिनिन वगैरह। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स वो होंगे जो अपने मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में कीटोन बॉडीज़ बनाएंगे। इनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल हम इसको नहीं पढ़ते। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स सच एज एलानिन वो ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। ब्रेक डाउन के रिजल्ट में वो ग्लूकोज के इस पूरे पाथवे में कोई सा भी इंटरमीडिएट बना सकते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना सकते हैं, पायरोवेट बना सकते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना सकते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना सकते हैं, फ्यूमेरेट बना सकते हैं। कोई सा भी इंटरमीडिएट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस और द TCA साइकिल उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और वहाँ से साइकिल जो है ये शुरू हो जाएगा और ये जब साइकिल बिगिन होगा तो फिर अगेन आपकी जो है वो एनर्जी स्टोर होती रहेगी। ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि एनारोबिक ATP प्रोडक्शन और एरोबिक ATP प्रोडक्शन। एनारोबिक में हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा और एरोबिक में हमने TCA साइकिल पढ़ा। TCA साइकिल कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हुए, फैट्स को यूज़ करते हुए एंड प्रोटीन्स को यूज़ करते हुए पढ़ा। आई होप आपको सब बातें समझ आ गई होंगी। जो बात नहीं समझ आएगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।